दूसरा सवाल ये है सर, बच्चों का बहुत, बच्चों ने मुझे मैसेज भेजा, आप पहले अपने अकॉर्डिंग जवाब दीजिए कि मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, अभी आज ही रिजल्ट आया और उसमें बच्चा अच्छा नहीं कर पाया, या मान लीजिए कोई नया बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, मतलब वो जीरो है और जीरो से उसे शिखर तक पहुंचना है। आप और मैं दोनों ने जिंदगी में बहुत सारे अनुभव हैं, मेरे पास स्टूडेंट्स के बहुत अनुभव हैं, मेरे पर्सनली हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, उसमें टॉप किया है। तो इसके अकॉर्डिंग उन बच्चों के लिए क्या राय है आपके अकॉर्डिंग कि बच्चे को जीरो से स्टार्ट करना है तो क्या बेहतर तरीके से वो क्या करे, क्या प्लानिंग वो बनाए जिससे वो भीड़ से अलग हो जाए और बहुत बेटर करे? इस पे आपकी क्या राय? देखिए, दो प्रकार के सर ने जो बोला उसमें दो प्रकार के बच्चे मुझे नजर आए। एक वो जो रीट में फेल हो गया है तो वो जीरो पे तो नहीं है, जीरो पे तो नहीं है। हाँ, सही बात बिल्कुल है, नहीं है, एकदम नहीं है, क्योंकि उसको अच्छा सा पता है कि पढ़ा है। मैं उससे तो यही कहना चाहूंगा कि भाई आप सबसे पहले तो अब भी इस समय भी आपने जो पेपर दिए उसको 3-4 बार बैठ के देख लो, आपको खुद नजर आ जाएगा कि कमी कहाँ पर हुई है। आप जब तक पेपर नहीं देखोगे, आप अपना एनालिसिस नहीं करोगे, चाहे आप हमसे चाहे किसी से कितनी गाइडेंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बार आप पेपर देख करके देखो कि मैंने जो आप पेपर में गलती की है वो क्या गलती की है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो उसके बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उनको एक बार स्किप कर दे कि ये तो बहुत अच्छे हैं थोड़े दिन बाद में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें उनको समझ में नहीं आई, या तो वो फैक्चुअल कमजोर है, फैक्ट में कमजोर है, या वो कॉन्सेप्ट में कमजोर है। तो जहां पे वो कमजोर है ना, उन चीजों पे वो फोकस करे। ये समय तो उसके लिए सबसे अच्छा यही, क्योंकि इस समय जो उसको बहुत अच्छा से आता है ना, उसको रिवाइज करने में, पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, क्योंकि वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी नहीं होती है तो बिल्कुल मजा नहीं आता। वैकेंसी नहीं होती है तो उसी स्टूडेंट को ज्यादा मजा आता है जिसको कुछ नहीं पता है। और दूसरा, जीरो से जो आप बात कर रहे हो, जो बिल्कुल अभी फ्रेशर के रूप में नई तैयारी शुरू करना चाहता है, उससे तो मैं यही कहूंगा कि एक बार कम से कम आपके मोबाइल पे ही 4-5 साल के पेपर को डाउनलोड कर लो। शिक्षक भर्ती का है तो शिक्षक भर्ती के, आरएस का तो आरएस के, जो भी एग्जाम का है, और उनको 4-5 बार पढ़ डालो। पढ़ने के बाद में फिर आप सिलेबस आपके सामने होगा, सिलेबस को आप देखोगे तो फिर आप राजस्थान बोर्ड की किताबों को सारा बनाते हुए कोई भी एक किताब को लेकर के अपने नोट्स को तैयार करो, और कोशिश करो नोट्स को, एक टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांटने का। फिर मैं कह रहा हूं कि जितना छोटा टॉपिक कर पाओगे आप, उतना ही वो ज्यादा इजी हो जाएगा मुझे। और एक चीज और आप देख लो, आप जैसे एक टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसमें बहुत टाइम लगता है सर एक टॉपिक में, लेकिन जब उस टॉपिक को पढ़ करके हमको लगता है कि यार ये टॉपिक इतना टाइम तो खा गया, अब दूसरे में चले ना, तो ये गलती मत करो। उस टॉपिक में पूरा टाइम खा गए तो खाने तो कोई दिक्कत नहीं, रुको और वापस एक बार सोचो, उसको रिवाइज करो। आपके माइंड में एक डायग्राम बनेगा, और डायग्राम बनेगा तो फिर उस टॉपिक को अपनी नोट्स में उस डायग्राम के हिसाब से उतार दो, क्योंकि दोबारा जब उस टॉपिक को पढ़ोगे ना तो उतना ही टाइम लगेगा यदि आप किताब में पढ़ रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा, और उसके साथ राजस्थान बोर्ड की जैसे छठी किताब पढ़ ली, 7वीं की, ज्यादा बर्डन लेके नहीं, धीरे धीरे करके किसी से ले आए, पढ़ ली फिर दे आए, फिर पढ़ ली फिर दे आए, एक्स्ट्रा दिखता है उसमें डालते जाओ। तो उससे क्या हो जाएगा, वो टॉपिक ज्यादा आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नोट्स भी आपके एक जगह सारे के सारे हो जाएंगे। कोई भी एक टॉपिक का एग्जाम्पल लेकर के आप इसको आराम से समझ सकते हो। चाहे जैसे इतिहास का पढ़ रहे हो तो इतिहास का कोई एग्जाम्पल ले लो, मान लो जैसे महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो या सवाई जय सिंह पढ़ रहे हो, तो सवाई जय सिंह पढ़ रहे हो तो सवाई जय सिंह का राजनीतिक योगदान क्या है, सांस्कृतिक योगदान क्या है, डिवाइड करो ना। उसको डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप संस्कृति को भी डिवाइड कर लो, स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या है, कला के क्षेत्र में क्या है ना, संगीत के क्षेत्र में क्या है, ज्योतिष के क्षेत्र में क्या है, उसको ऐसे ऐसे डिवाइड करो। डायग्राम में जब किसी भी टॉपिक का की पॉइंट आप ऊपर लिख करके उसके डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आप संस्कृति को भी डिवाइड कर लो, स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या है, कला के क्षेत्र में क्या है ना, संगीत के क्षेत्र में क्या है, ज्योतिष के क्षेत्र में क्या है, उसको ऐसे ऐसे डिवाइड करो। डायग्राम में जब किसी भी टॉपिक का की पॉइंट आप ऊपर लिख करके उसके नीचे लिखोगे ना, तो वो छोटा सा टॉपिक हो जाएगा, याद ज्यादा इजी होगा। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे करके अपनी तैयारी कर सकते हो इसमें। बहुत बढ़िया, सर ने बता दिया है, मेरे अकॉर्डिंग आपको काफी फायदा मिलेगा, और सर ने अपने ऑनलाइन कोर्स में भी ये चीजों को बहुत अच्छे से बताया। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, आराम से कि एक बच्चा इन चीजों को लिखेगा। 5 बातें बता रहा हूँ। मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था, और उसमें एक टॉपर बच्चे का इंटरव्यू था, उसी को फॉलो कीजिएगा। चाहे नया बच्चा है चाहे पुराना बच्चा है, जिंदगी में सबसे पहली चीज है 1 टास्क एट टाइम। एक टास्क को चुनना है। आपका गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। आप ग्रेड 2 के साथ जा रहे हैं, ग्रेड 1 के साथ जा रहे हैं, ग्रेड 3 के साथ जा रहे हैं, आरएस के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, एकदम क्लियरिटी रखिए
और क्लियरिटी कब आएगी? जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होगा, अपनी वीकनेस का पता होगा। जो मैंने शॉर्ट एनालिसिस बताया था उसके आधार पे अपना डिसीजन लीजिए, वन टास्क एट टाइम। मल्टीटास्किंग याद रखना सबसे बड़ा छलावा है। कभी नहीं हो सकता कि तुम 2 जिम्मेदारियां, 2 वैकेंसियां, 3 वैकेंसियां, इन चीजों के भ्रम में पड़ के लाइफ में बड़ा कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। एक टास्क को चुनिए, बेहतर करिए, इस तरीके से करिए। दूसरी चीज आपको जो फोकस करनी है, हाइपर फोकस। मैं नॉर्मली कहता हूं कि नॉर्मल बच्चा कहेगा कि सर फोकस करना है, सर अटेंशन केंद्रित करना है। मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो हाइपर फोकस की बात कर रहा हूं। हाइपर फोकस का मतलब है मुझे क्या नहीं करना है। मुझे लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए नो कहना है, हर उस चीज के लिए नो कहना है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। मुझे अपने दिन में मोबाइल को 8 घंटे एयरप्लेन मोड पे रखना है, मतलब रखना है। मुझे उस एनवायरनमेंट से दूर जाना है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे उस रिश्ते से दूर जाना है जो मुझे बेहद रूप से परेशान कर रहा है, कमजोर कर रहा है। यानी लाइफ में आपको क्या करना है? हाइपर फोकस करना है। यानी हर उस चीज को ना कहना है जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मुझे क्या नहीं करना ये पता है और मुझे क्या करना ये मुझे पता होना चाहिए। हाइपर फोकस है। तीसरी चीज जो आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है, लर्न योर मिस्टेक एंड अदर मिस्टेक। आपकी मिस्टेक तो क्या, जैसे सर ने कहा कि जो बच्चे अभी फेल हुए हैं वो सुनने पे नहीं है। आपने 100% कर दिया है, आपने मेहनत गजब तरीके से की है, लेकिन 2 या 5 या 10 नंबर से आप रह गए। या जो बच्चे प्रोविजनल लिस्ट में हैं उनका नहीं होता है, वो बाहर हो जाते हैं। आपने मेहनत लगभग कर रखी है, बस आपको पेपर निकाल के ये देखना है कि मैंने गलतियां क्या की। और आपको उन बच्चों को देखना है जिन बच्चों ने गलतियां नहीं की और बच्चे टॉप कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि मेरे पास लगभग मैसेज में से ऐसे मैसेज ज्यादा होते हैं कि पिछली भर्ती में 2 नंबर से रह गया था सर, इस बार बहुत अच्छा नंबर है, 40 नंबर ज्यादा है। मतलब आपको अपनी गलतियों से सीखने के साथ उन लोगों की गलतियों से सीखना है जिन्होंने लंबी गलतियां की हैं। यानी अब आप गलती मत करना, आपके पास वक्त नहीं है। ये अगस्त में जो भी वैकेंसी आएंगी, लास्ट वैकेंसी आऊंगी, याद रखना। आपको ये कहना है कि सर मुझे इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, तो इसके लिए अपनी गलती और दूसरों की गलतियों से सीखना है। चौथी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका जो टॉपर्स उन्होंने बताया है कि मैंने सिलेबस का स्कोप किया। स्कोप का मतलब मैं जिस विषय को ले रहा हूं, जिस किताब को ले रहा हूं, उसको 3 कलर में आप बनाओ। रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक, व्हाइट या और कोई कलर यूज कर लो। ग्रीन का मतलब है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेड का मतलब है जिसको मैं आंशिक रूप से पढ़ सकता हूं, और ब्लैक का मतलब है जिस चीज को मुझे छोड़ना है, मतलब क्रॉस कर दो। तो हर विषय का ये स्कोप आपके दिमाग में होना चाहिए। चौथी, 5वीं बात उन्होंने बताई कि मल्टी रिवीजन। आप किताबें कम चुनो, 20% पढ़ो, याद रखना, लेकिन बहुत गजब का पढ़ो। यानी 80-20 का रूल लागू करो कि 20% उस कंटेंट को चुनो जो रिजल्ट 80% देगा। 20% उन मेथड को चुनो जो आपको 80% से भीड़ से अलग कर देगा। 20% उन चीजों के साथ जाओ जो रियल में गजब हैं, कचरा नहीं है, याद रखना। तो 80-20 के रूल को लागू करते हुए मल्टी रिवीजन, यानी एक अच्छी किताब को चुनो और उसको 20 बार रिवीजन करो। जितना आप मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना टेस्ट दो। और लास्ट में उन्होंने एक बात बोली है कि यात्रा बहुत गजब की होती है। इस यात्रा में आपको असफलता के लिए तैयार रहना है, इस यात्रा में तानों के लिए तैयार रहना है, इस यात्रा में याद रखना लोगों के उन बातों के लिए तैयार रहना है, इस यात्रा में अपनों के धोखों के लिए तैयार रहना है। लेकिन फिर भी इस यात्रा को निरंतरता के साथ जीना है, एंजॉय करना है। यदि कोई बच्चा, नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो, ये बातें मैंने और सर ने बोली हैं, इनको जी लेता है, तो याद रखना वो अगली बार ये मैसेज नहीं करेगा कि सर इस बार रह गया, शायद किस्मत में अच्छा नहीं लिखा था। ऐसा कदापि मैसेज नहीं आएगा। हर सफलता कार्य कारण दिशा में होती है। तो वो कारण क्या थे जिनसे आप असफल हो गए, और वो कारण या कार्य कौन से हो सकते हैं जिनसे आप सफल बन सकते हो, उस दिशा में कार्य कीजिए। पूरी ऊर्जा को एक जगह डालिए, 100% परिणाम अच्छा आएगा। पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हो सकता है कि ना भी आ जाए, लेकिन बहुत कुछ सीख के चले जाओ। इसमें एक बात मैं कहूंगा सर, जी सर, जो नोट्स बनाने की हैबिट जरूर डालिए आप लोग। नोट्स बनाने वाला वाकई में कम पढ़ता है और ज्यादा नंबर लाता है। जो सर कह रहे हैं ना, कम पढ़ो ज्यादा। और जो नोट्स नहीं बनाता वो हमेशा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा गधे की तरह पछता रहता है वो। सही बात। और उसी की तरह हमेशा उसको याद करता रहता है, हर बार उसके लिए वो टॉपिक फिर इतना ही लंबा होता है। इसलिए नोट्स बनाने की आप हैबिट अपने अंदर इंसर्ट करो, इस हैबिट। हाँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि नोट्स ऐसे मत कहो कि जैसे मैंने कहा है तो सर सबका नोट्स बना ले। जैसे व्याकरण होती है,
अब व्याकरण की प्रैक्टिस करनी होती है तो वहां नोट्स नहीं चलता, वहां तो आप किताब उठाओ प्रैक्टिस कर लो। जहाँ पे प्रैक्टिस करनी है तो आप कहोगे सर हम तो अभी भी नोट्स बना रहे हैं, वो नहीं। नोट्स का मतलब हो गया एक टॉपिक को अच्छे से डिवाइड करके उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करो, उसमें वो सारी चीजें आ जानी चाहिए, सारे पॉइंट्स आ जाने चाहिए, सारे फैक्ट आ जाने चाहिए, और वो आपकी बहुत अच्छी कॉपी होगी। और उसमें लास्ट में दो पेज सब में छोड़ते जाओ, सब टॉपिकों में। क्या पता कुछ नया मिले तो उसको ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ। जैसे एग्जाम लगा, कोई नया पर्सन आ गया, ऐड कर दिया। कहीं बैठे थे किताब पढ़ लिया, उसमें नया पर्सन आ गया, ऐड कर दिया। बस ये करते जाओ, बट वो नोट्स ही आपके अच्छे होंगे तो उसका फायदा होगा। हमने खुद ने जैसे RS में 30-35 पेज में सारी सब्जेक्टों के नोट्स बनाए थे, वो फायदा हुआ हमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाइए आप लोग। सर तीसरा सवाल एक बच्ची का लूंगा, 2 बच्चों के सवाल दूंगा। एक बच्चा तो कह रहा है राम कुमार सर हम भूल जाते हैं, इसका मैं तरीका बताऊंगा फॉरगेटिंग कर्व के तहत। दूसरा